हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर क्लासेस द करियर मेकर। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। कंटिन्यू करते हैं मैराथन की सीरीज को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें स्टार्ट करना होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वी हैव टू स्टडी अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसको समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। रामलाल ने श्यामलाल को पैसे दिए। भाई श्यामलाल को क्यों पैसे दिए? क्योंकि श्यामलाल की दुकान से रामलाल कुछ खरीदने गया था ना, इसके लिए रामलाल ने श्यामलाल को कुछ पैसे दिए और इसके बदले में रामलाल ने श्यामलाल को सामान दिया। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, एक बंदा खर्चा करेगा और दूसरे बंदे की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। इसी प्रकार से आपकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं तो आप खर्च करेंगे। भाई जिसकी भी कमाई हुई वो आगे जाएगा, खर्चा करेगा, सप्लायर के पास जाएगा रॉ मटेरियल खरीदने, सामान खरीदने, गुड्स खरीदने, तो उसके लिए खर्चा होगा किसी एक आदमी का, तो दूसरे इंसान की क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे देश में जो इनकम है वो सर्क्युलरली फ्लो करती रहती है चार सेक्टर्स के बीच में। नाउ व्हाट आर द फोर सेक्टर्स? फोर सेक्टर्स आर हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स। ये चार सेक्टर्स में माय डियर स्टूडेंट्स आपकी जो इनकम है वो सर्कुलरली फ्लो होती रहती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि टू सेक्टर का है। फॉर एग्जांपल वन साइड इट इज हाउसहोल्ड, वन साइड यू कैन सी द प्रोड्यूसिंग फर्म्स। तो जो प्रोड्यूसिंग फर्म्स है इन्हें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की आवश्यकता होती है जो कि हाउस होल्ड से पूरी करते हैं और इसके बदले में लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरी एंड देन इंटरेस्ट कैपिटल के बदले में और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में। ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ये फ्लो करता है हाउस होल्ड से फर्म के पास। फर्म इसके बदले में, लैंड के बदले में रेंट, और देन वी हैव वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हाउस होल्ड को वापस देते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्लो करते हैं हाउस होल्ड से फर्म्स के पास और फर्म बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दे देते हैं हाउस होल्ड। इसी प्रकार से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो सेक्टर नहीं बल्कि चार सेक्टर्स के बीच में होता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को ये जो फर्म्स है ये टैक्सेस पे करेंगी, राइट, डायरेक्ट टैक्सेस। कंपनी है तो कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी, इंडिविजुअल है तो इनकम टैक्स पे करेगी। अगर हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड को भी इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अगर फॉरेन सेक्टर की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स में जो टैरिफ इन्वॉल्व होते हैं, ड्यूटीज इन्वॉल्व होती हैं, वो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें आपने समझा कि इनकम का जो फ्लो है स्टूडेंट्स वो सर्कुलर होता है। नेक्स्ट इन द क्यू स्टूडेंट्स वी हैव डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी आप सिर्फ समझते हैं ये भारत का नक्शा होता है, बट ऐसा नहीं है। भारत के नक्शे के अलावा भी कुछ चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं और कुछ चीजें भारत के नक्शे में होते हुए भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं। मतलब कुछ चीजें जुदा होकर भी बाकी हैं और कुछ चीजें तो अपनी होकर भी पराई हैं। तो पहले देखते हैं कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जुदा है और बाकी है, यानी कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, बट ये कहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं? बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। भाई यहाँ पर भारत के नक्शे के बाहर कहीं पर ऑपरेट हो रहा है, ये शिप है यहाँ पर, है ना, या फिर कोई एयरक्राफ्ट है, और शिप या एयरक्राफ्ट कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है? ये ऐसी कंट्री में ऑपरेट हो रहा है जो कि माय डियर स्टूडेंट्स हमारे टेरिटरी में नहीं आ रहा है, पॉलिटिकल फ्रंटायर में नहीं आ रहा है, बट स्टिल हमारी टेरिटरी का हिस्सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इन द क्यू वी हैव फिशिंग वेसल्स। अगर यहाँ पर हम ऑयल गैस रिग्स देखें जहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर फिशेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे फ्रंटायर का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है अगर ये इसको ऑपरेट करने वाला हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है ना। हमारा नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? अभी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में मैं नेक्स्ट इन द क्यू बताऊंगी आपको। फिलहाल के लिए आप अपने दिमाग में रखिए कि ये कोई हमारा वाला प्राणी है ना। तो हम हमारा वाला प्राणी किसको कहते हैं? आई विल बी टेलिंग यू सुपर सून। थर्ड इन द क्यू वी हैव एम्बेसीज, कंसुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है, कंसल्टेंसी है, वो कहाँ पर है? वो अब्रॉड में है, पर काम किसके लिए कर रही है? तो जो वो हमारे देश के लिए कर रही है, इसके लिए ये भी हमारे टेरिटरी का हिस्सा हो जाएंगे।
इसी के विपरीत में कुछ ऐसी चीजें जो अपनी होकर भी पर आई हैं, जैसे कि वो एम्बेसी जो हमारे देश में है पर बाहर वाली कंट्री के लिए काम कर रही हैं। अभी उनकी कंट्री में हमारी एम्बेसी थी और हमने कहा ना कि हमारी हो गई, वैसे हमारी कंट्री में उनकी एम्बेसी होगी तो वो भी तो कहेंगे ना कि ये हमारी है, तो ये हमारी नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, WHO, ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसी एक देश के लिए काम नहीं करते हैं, तो इसके लिए ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी, इसमें क्या आता है और इसमें क्या नहीं आता है। नेक्स्ट इन द क्यू चीजों में हमारा वाला प्राणी कह रही थी ना बार बार, जिसे मैं नॉर्मल रेसिडेंट कहती हूँ, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट वो इंडिविजुअल है पहला जो कि हमारे देश में ही पैदा हुआ है, जो तो सिटीजन भी होता है, तो वो रेसिडेंट तो है ही है, ठीक है। नंबर 2, ये वो इंसान हो सकता है जो किसी भी देश से आया और हमारे देश में आकर 1 साल से ज्यादा रह जाता है, तो हम उसे भी नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट हमने 2 तरह से समझा। स्टूडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट के बाद हमें कुछ एग्रीगेट्स के बारे में समझना है, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MPNFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MPNFC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MPNFC एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MPNFC। अब ये क्या है कहानी ग्रॉस, नेट और सारी चीजों की, इन सारी चीजों को समझने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था चीज विदाउट चीज का, आई होप आपको याद होगा। हाँ, बर्गर्स का एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को हम लेंगे एक स्क्रीन के अंदर और फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे क्लास में होते हैं बर्गर्स 3 प्रकार के, पहला ग्रॉस, दूसरा मार्केट प्राइस, तीसरा नेशनल। स्टूडेंट्स, ये जो 3 बर्गर हैं ये चीज बर्गर्स हैं, ठीक है। एंड इन्हीं के विदाउट चीज वेरिएंट्स भी होते हैं, विदाउट चीज वेरिएंट्स। स्टूडेंट्स, इनके विदाउट चीज जो वेरिएंट्स हैं, ग्रॉस बर्गर का विदाउट चीज वेरिएंट है नेट, MP का विदाउट चीज वेरिएंट होता है स्टूडेंट्स FC, जिसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, एंड नेशनल का विदाउट चीज वेरिएंट होता है स्टूडेंट्स डोमेस्टिक। अच्छा, विदाउट चीज मतलब हम अगर मैकडोनल्ड्स में जाएं, हमें ग्रॉस बर्गर खाने की इच्छा हो और हमें विदाउट चीज चाहिए, तो हम नेट मांगे, हाँ बिल्कुल मांगे, देखता है क्या दिखता है, ठीक है। तो ग्रॉस जो बर्गर है, मार्केट प्राइस जो बर्गर है, नेशनल जो बर्गर है स्टूडेंट्स, ये जो तीनों के तीनों बर्गर है, इसमें किसी प्रकार की चीज है। और आप तो जानते हैं कि चीज भी अलग अलग प्रकार की होती है, कोई मोज़रेला होती है, कोई चीज सॉस होती है, कोई चीज स्लाइस होती है, तो इन चीज का नाम भी अलग अलग है। पहले अगर हम ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस में जो चीज होती है इसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। इस डेप्रीसिएशन नामक चीज को हम हटा दें तो हमें नेट बर्गर मिल जाता है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से जो MP में चीज होती है इसे हम NIT कहते हैं, फुल फॉर्म से नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया जाए तो हमें FC मिल जाता है। एंड नेशनल में जो चीज होती है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स NFIA। अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटा दें तो हमें डोमेस्टिक मिल जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको चीज के बारे में बताया, ये कुछ टाइप ऑफ चीज है, एंड सम चीज बर्गर्स एंड सम विदाउट चीज बर्गर्स। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बर्गर चीज वाला है, कौन सा बर्गर विदाउट चीज वाला है, और विद से विदाउट और विदाउट से विद में जाने के लिए कौन सी चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। बेसिकली ये जो एग्रीगेट्स आपने अभी सुने, 8 एग्रीगेट सुने, 4 आपने डोमेस्टिक सुने जैसे कि GDP एट MP, देन आपने सुना GDP एट MP, देन NDP MP, and then we have NDP FC, करेक्ट। ये 4 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं। इसी के विपरीत GNP एट MP, GNP एट FC and NNP एट MP and NNP एट FC। इसमें आप देख सकते हैं बीच में डोमेस्टिक है, इसमें बीच में नेशनल है। तो दिस इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, नेशनल प्रोडक्ट्स। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में आप देखें शुरुआत में ग्रॉस, बीच में डोमेस्टिक, लास्ट में प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस।
प्राइस। तो आप यहाँ पर देखें कि शुरुआत में स्टूडेंट्स या तो ग्रॉस है या तो नेट है, या तो ग्रॉस है या तो नेट है। अगर क्वेश्चन कहता है ग्रॉस से नेट में जाए तो डेप्रिसिएशन हटाए, अगर क्वेश्चन कहता है नेट से ग्रॉस में जाए तो डेप्रिसिएशन ऐड करे। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने क्या कहा, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन नामक चीज को माइनस कर दें, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन नामक चीज को प्लस कर दें। सिंपल हुआ। अब आप सेंटर पे देखें, या तो डोमेस्टिक है या तो नेशनल है, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक एक होता है नेशनल जो कि विद चीज है, देन वी हैव डोमेस्टिक जो विदाउट चीज है। अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है मेरे प्यारे बच्चों तो NFIA माइनस करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से आई हुई इनकम, है ना। नेट लिखा है मतलब कोई एडजस्टमेंट हो रखा है इसमें, इस एडजस्टमेंट को भी समझेंगे। फिलहाल के लिए हम MP या FC को देखें, MP या FC को देखें। ये जो तीसरी चीज है, तीसरा बर्गर है मेरा MP है जो कि विद चीज है, और विद से मुझे विदाउट में जाना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं माइनस करूंगी NIT नामक चीज को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड देन अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो मैं NIT को प्लस कर दूंगी। बात समझ में? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगेन इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है ना। तो मैम ने कहा तीन चीज के बारे में, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसी चीज की वैल्यू डिटीरियोरेट हो जाती है तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी देख सकते हैं। नंबर 2 हमने सीखा NFIA स्टूडेंट्स, NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को निकालने के लिए हम जो अब्रॉड से इनकम आई है और जो अब्रॉड को इनकम जा रही है इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा NFIA। नंबर 3 वी हैव स्टूडेंट्स NIT, NIT इज IT माइनस सब्सिडीज। सरकार को हमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्स देना है और सरकार अगर हमें कुछ सब्सिडी दे रही है तो हम उसे एडजस्ट करके उन्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जमा कर देंगे, ठीक है। सो वी हैव NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। तो हमने समझे ये तीन बर्गर्स जो कि विद चीज है स्टूडेंट्स, और विद चीज को हमें विदाउट चीज में अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो आप गौर से देखें हम माइनस कर देते हैं, और अगर विदाउट को विद पे लेकर आना है तो हम प्लस कर देंगे। हमें कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें हमें एग्रीगेट्स का एडजस्टमेंट करना हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखती हूँ NNP-FC और यहाँ पर लिखती हूँ GDP-MP। कहेंगे कि भाई NNP-FC तो भाई दे रखा है हमने, आप GDP-FC निकालने के लिए क्या करेंगे? तो भाई N शुरुआत में क्या होता है, नेट या ग्रॉस, तो डेप्रिसिएशन नामक चीज को मैम ऐड कर दीजिए क्योंकि विदाउट चीज होता है नेट, नेशनल विद चीज होता है माइनस कर दीजिए मैडम NFIA। P और P तो सेम ही रहता है प्रोडक्ट के लिए, FC और FC सेम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स MP लिखा होता तो फैक्टर कॉस्ट जो कि विदाउट चीज है उसको विद चीज में लाने के लिए हम ऐड कर देंगे इसकी जो चीज है जिसे हम NIT कहते हैं। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको 4 एग्रीगेट्स के बारे में बताया, मैंने थोड़ा रफली आपको एक आइडिया दे दिया हाउ टू लाइक कैलकुलेट द कन्वर्जन क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम जो आगे समझने वाले हैं स्टूडेंट्स वो समझने वाले हैं 3 मेथड्स। मैम कौन से 3 मेथड्स? ये 3 मेथड जो हमें मदद करते हैं कैलकुलेट करने में। मैम क्या कैलकुलेट करने में? तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हमें 3 मेथड्स मदद करते हैं। कौन से 3 मेथड्स है? सो नंबर 1 वी हैव वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 वी हैव इनकम मेथड एंड नंबर 3 वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए हम वापस से इस फाइल पे आते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 3 मेथड्स जो कि नेशनल इनकम निकालने के लिए यूज करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ लिया है कन्वर्जन कि हमें अगर ग्रॉस से नेट में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है और वाइस वर्सा हमें किसी भी एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इन द क्यू माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव डेप्रिसिएशन जिसे हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे सब्सिडीज से तो हमें NIT मिलेगा, पीटा को माइनस करेंगे पीटा से तो हमें NFIA मिलेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? दैट इज वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
वैल्यू एडेड मेथड के ढेर सारे नाम है, जैसे प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, इन्वेंट्री मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, ये सारे नाम वैल्यू एडेड मेथड के ही हैं। तो आपको अगर कोई सिनोनिम पूछता है तो यू कैन आइडेंटिफाई। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड, तो बच्चों यहाँ पर हमें दो मेथड सीखने को मिलेंगे। मेथड नंबर 1 कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन से माइनस कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड मिल जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स होता है अगर आपका सारा का सारा आउटपुट बिक गया है, पर अगर आपका सारा का सारा आउटपुट नहीं बिका है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर हुआ? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो सेल्स होता है मैडम, जो हमने आउटपुट क्रिएट किया उसको हम बेचेंगे तो हम सेल्स को वैल्यू ऑफ आउटपुट कह सकते हैं। नेक्स्ट इन द क्यू वी हैव इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज द रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं प्रोडक्शन करने के वास्ते। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में तो ऑलरेडी होता ही है रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन, तो इसके लिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे हम तो हमें मिल जाएगा ये वैल्यू एडेड। डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स, अगर हमने परचेजेस हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी से किया है तो डोमेस्टिक परचेजेस लिखेंगे, और अगर इंपोर्ट्स भी किए हैं तो डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स करके हम टोटल परचेजेस यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल सकते हैं। तो वैल्यू एडेड आपको निकाल के देता है स्टूडेंट जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स का मार्केट प्राइस जो है उसका, उस पे ये निकलता है। ठीक है। नंबर 2 मेथड इज, अगर तीनों सेक्टर्स का आपको सीधा सीधा जीवीए एमपी दे दिया है तो भी आप निकाल सकते हैं जीडीपी से। देयर वर 2 मेथड्स जिसकी मदद से आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, और नेशनल इनकम निकालने के लिए हमने जीडीपी कैसे निकालना है वो सीखा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में हम इनकम मेथड देखेंगे। इनकम मेथड बेसिकली आप इनकम मेथड में आप क्या देखने वाले हैं, आप 4 तरह की चीजें हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसके बदले में आप इनकम कमाते हैं। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। ठीक है। तो इन्हीं चारों चीजों को हम पकड़ के अगर देखें तो हमें सीओ प्लस ओएस प्लस एमआई मिलता है। ये कैसे मिलता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मैं लेबर लिख देती हूँ यहाँ, लैंड लिख देती हूँ, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, कैपिटल, एंड देन वी हैव एंटरप्रेन्योर। ठीक है। लेबर के बदले में हमें क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। ठीक है। वेजेस यानी कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो कुछ भी दिया उसे हम वेजेस काइंड या फिर सिक्योरिटी कह सकते हैं, यानी कि कैश में कुछ दिया हो सकता है, काइंड में दिया हो सकता है, या फिर सिक्योरिटी के रूप में, प्रोविडेंट फंड के रूप में दिया हो सकता है। ठीक है। इन सारी चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, जिसे हम कहते हैं सीओई। ठीक है। एक बिजनेस करने के लिए आपको, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जरूरत होती है। लैंड जिसके बदले में हमें रेंट देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर जिसके बदले में प्रॉफिट, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भगवान की याद आ रही है, और रेस्ट इन पीस। मैंने रेस्ट इन पीस क्या है हमारा, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा बन जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है RIP से, राइट। एंड देन और भी कोई इनकम होती है क्या, हाँ मैम, मिक्स्ड इनकम होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से अगर आपकी कोई इनकम हो रही है तो उसे हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो इससे हमें मिल जाती है डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए यू कैन डू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट एनडीपीएफसी। क्लियर है इतना, राइट। नेक्स्ट इन द क्यू यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो मैंने आपको अभी बताया, कैश, काइंड, सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सरप्लस जहां पर मैंने कहा आपको रेस्ट इन पीस, और प्रॉफिट अगर होगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। सबसे पहले टैक्स देना पड़ेगा, फिर शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, एंड देन वी हैव द रिजर्व जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो प्रॉफिट के अंदर आता है फर्दर CDR। ठीक है। मिक्स्ड इनकम जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वजह से होती है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, और ओएस के अंदर आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अंतर्गत अलग से आ जाता है CDR, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, रिजर्व्स। करेक्ट। ठीक है।
Then let's move forward to the next method, which is expenditure method. Expenditure method में चार हमारे फैक्टर्स है, चार हमारे बेसिकली सेक्टर्स हैं जो खर्चा करेंगे. कौन से मैडम? देखो, हाउसहोल्ड, then we have firms, then we have government, and then we have foreign sector. हाउसहोल्ड जो खर्चा करता है उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. हाउस होल्ड का खर्चा कंज्यूमर करता है. फर्म जो खर्चा करता है ना, उसे खर्चा नहीं स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. तो आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड गवर्नमेंट का खर्चा स्टैंड्स फॉर जी, एंड फॉरेन सेक्टर का खर्चा x माइनस m से लिखते हैं. तो द फॉर्मूला सेज C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस m. ठीक है. तो दिस इज अबाउट GDP-MP. हमें एक्सपेंडिचर मेथड भी GDP-MP देता है. एंड हियर वी हैव ऑल द 4 स्पेसिफिकेशंस जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर समझाया. ठीक है, क्लियर है. तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम किस तरीके से नेशनल इनकम निकालेंगे हम देखेंगे. हमने देख लिया. अब हमने 3 मेथड्स देखे. कौन कौन से देखे बताओ ना? वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है. वैल्यू एडेड मेथड में 2 मेथड सिखाए मैंने. पहला मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC होता है. दूसरे मेथड में GVA-MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर, GVA-MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड GVA-MP ऑफ टर्शरी सेक्टर करेंगे हम. तो हमें मिल जाता है क्या? GDP-MP. करेक्ट. इनकम मेथड में माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि हमें मिलता है डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDP, FC, और इसको निकालने के लिए हम करते हैं COE प्लस OS प्लस MI. COE मतलब कैश, काइंड, सिक्योरिटी, तीनों में दिया हमें एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ भी, तो हम COE कहते हैं. और OS में आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. प्रॉफिट में फर्दर आता है CDR, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट. मिक्स इनकम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वजह से आपके पास कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, उसी से आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं. आपको जो खर्चा करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ रहा है. तो वो खर्चा जो अगर आप करते तो अब आपका नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अब आपकी इनकम हो गई. तो दैट इज कॉल्ड एज नेक्स्ट इन द क्यू. ये सब ऐड करके हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक इनकम, NDP, FC. अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे. एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का खर्चा, इन्वेस्टमेंट फर्म का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा एंड x माइनस m. दिस इज व्हाट एक्सपेंडिचर मेथड. क्लियर है इतना? यस यस और नो? पक्का? ठीक है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो ये आता है कि नेशनल इनकम निकालने का जो जिम्मा है वो किसका है? तो बेटा वो है CSO का. CSO का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो हम आते हैं हमारे फाइनल नोट्स में और वहां से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तो नेशनल इनकम में हमने पढ़ लिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है. डोमेस्टिक टेरिटरी वी आर डन विद. नॉर्मल रेसिडेंट देखा, एग्रीगेट्स के बारे में देखा, एंड कैलकुलेशन कैसे करना है हमने वो भी देखा. नॉमिनल GDP, रियल GDP के बारे में पढ़ना है. रियल डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर के बारे में पढ़ना है. प्राइवेट और पर्सनल इनकम क्या होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम फटाफट स्किप करेंगे. एंड हियर वी हैव द 4 सेक्टर्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता है. एंड देन वी हैव नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज यूनिट जो कि क्या करता है, कैलकुलेशन करता है किस चीज का, नेशनल इनकम का. तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जिम्मा इसका है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाया गया है. और डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाने वाला कौन होगा? तो बनाने वाला कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी. तो जस्ट प्रोड्यूस बाय एनीबॉडी. तभी तो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा कि बाहर से गोरा आके हमारे देश में प्रोडक्शन करेगा तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का GDP जो है वो बढ़ जाएगा, है ना. तो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, बाहर से भी कोई आएगा तो वो भी प्रोड्यूस करता है, तो हमारे देश का GDP बढ़ता है. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड बाय एनीबॉडी. देन नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्शन डन इन द होल वर्ल्ड. पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे देशों में, कहीं पर भी, पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी प्रोडक्शन होगा तो वो नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा. अगर प्रोडक्शन हमारे नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा हुआ है, नहीं तो हम सबके देश का जो भी प्रोडक्शन होगा हमारे देश का थोड़ा ना लेंगे. सबके देश में
हमारे देशवासी द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब हमारे नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर हम उसे नेशनल इनकम का हिस्सा करेंगे। ठीक है, राइट। जैसे प्रियंका चोपड़ा बाहर जाकर मूवी करके आ रही हैं, तो वो हमारे इंडिया का हिस्सा हो जाएगा। जीडीपी एक इंडिकेटर है, एक पैरामीटर है, जिसकी मदद से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ये 8 एग्रीगेट्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। एंड देन वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जहां पर आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तो उसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने समझ लिया है स्टूडेंट्स, अभी ये 3 मेथड्स के बारे में भी हमने समझ लिया है। तो मैं फटाफट स्क्रॉल करूंगी, चार्ट में आपको यहाँ पर मैंने सारा समझाया हुआ है, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम। नॉमिनल इनकम क्या होती है? नॉमिनल इनकम को हम करंट प्राइस से भी संबोधित करते हैं, एंड रियल इनकम को हम कांस्टेंट या फिर बेस प्राइस से भी संबोधित करते हैं। करंट और कांस्टेंट, करेक्ट। तो नॉमिनल यानी कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे करंट प्राइस से, तो हमें मिल जाता है नॉमिनल जीडीपी। बट अगर हम कोई इंडेक्सेशन और इंडेक्स वैल्यू निकाल कर, है ना, इसकी मदद से हम रियल जीडीपी निकालते हैं, दैट इज नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय बेस अपॉन करंट इनटू 100, तो हम उसे रियल जीडीपी कहते हैं। ये करने का जरूरत क्या पड़ी मैम? हम सीधे सीधे जितना मैन्युफैक्चर किया है उसको करंट प्राइस से इनटू करके हम क्या जीडीपी नहीं निकाल सकते? बेटा निकाल तो सकते हैं, पर ये जो मेथड है ये सही साबित नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2020 हमने 10 कारें बनाई, एक कार थी 100 रुपए की, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 1000 रुपए का। ठीक है, अभी 2022 में हमने सोचा कार की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, बढ़ाकर हमने कार की प्रोडक्शन को 20 कर दिया। ठीक है, मैंने कार की प्रोडक्शन बढ़ाकर 20 कर दी, पर स्टूडेंट्स क्योंकि कंपटीशन था, दाम कम हो गए, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो हमें ये 50 रुपए की पड़ी। तो यहाँ पर ये जो प्राइसिंग आती है वो कितनी आएगी? 1000 रुपए भी। अभी मोदी जी का दिमाग खराब नहीं होगा क्या? भाई प्रोडक्शन बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है, तो यहाँ बढ़ता दिखना चाहिए ना, तो नहीं दिख रहा। क्यों? प्राइसेस की वजह से। इसके लिए हम रियल जीडीपी में एक कांस्टेंट प्राइस के मदद से इसको कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि हम एक्चुअल में कौन सी प्राइसिंग को अपनाते हैं, नॉमिनल या फिर रियल, तो आपको रियल चुनना है। ठीक है, so we have nominal GDP and real GDP in our picture. Next in the queue, GDP deflator क्या होता है? तो इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंज। अगर आप प्राइस चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जीडीपी से करें। अगर प्राइस चेंज आपको लग रहा है कि 110% है, जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 10% है, 110% है, बताइए कि कितने परसेंट से महंगाई बढ़ी है? तो 100 को बेस माना जाता है और समझा जाता है कि 10% से महंगाई बढ़ी है। बोले जीडीपी डिफ्लेटर 90% है, बताइए महंगाई बढ़ी है क्या? तो नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है, उल्टा डिफ्लेशन हुआ है 10% से। अगर जीडीपी डिफ्लेटर 120% है तो हमारी महंगाई कितने परसेंट से बढ़ी है? 20% से। आ रहा है इतना समझ में? तो डिफ्लेटर हमें बताता है इंडेक्स वैल्यू, और ये इंडेक्स वैल्यू प्राइस का बदलाव बताती है, और समय के साथ कितना प्राइस बदल रहा है हम बेस ईयर और करंट ईयर के मदद से निकाल सकते हैं। नॉमिनल इज द करंट पिक्चर एंड रियल इज द कांस्टेंट पिक्चर। तो जीडीपी डिफ्लेटर को निकालने के लिए वी कैन डू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है मैम, यहाँ पर हमने किया था बेस अपॉन करंट। बेस को आप कह रहे हो क्या होता है? ये नॉमिनल, और करंट को हम क्या कहते हैं? सॉरी, बेस को हम क्या कहते हैं? रियल। रियल कहते हैं ना बेस को, और करंट को क्या कहते हैं? नॉमिनल। तो क्या लिखा है? रियल अपॉन नॉमिनल इंटू 100। क्या लिखा है? फिर से बोलो, रियल अपॉन नॉमिनल इंटू 100। और यहाँ पे क्या लिखा था मैम? यहाँ लिखा था नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, है ना। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या कहता है? नॉमिनल अपॉन रियल। उसका क्या कहता है? रियल अपॉन नॉमिनल। तो ये तो बिल्कुल उल्टा है इसका फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रियल जीडीपी की जगह, यहाँ पर सेम मैंने नॉमिनल जीडीपी लिखा है, और इस पूरे इक्वेशन की जगह मैं लिख दूं 1 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस कि नॉमिनल डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100।
Can we do this, right? Formula could be asked, simple number could be given to solve this. बहुत आसान नंबर दिए जाएंगे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, और ऐसा ही दिया जाएगा जो आप अपने दिमाग में निकाल लें, ठीक है। So nominal GDP upon GDP deflator into 100, then we have GDP deflator. Real GDP क्या होता है? Real GDP हमने निकालने की कोशिश की, कैसे? अभी अभी निकाला मैम, nominal GDP multiplied by रियल अपॉन नॉमिनल इनटू 100। तो अगर आपको रियल एनएनपी निकालना हो तो भी आप सेम तरीके से नॉमिनल एनएनपी मल्टीप्लाइड बाय रियल अपॉन करंट यानी कि बेस अपॉन करंट करके निकाल सकते हैं, सिंपल। नाउ पर कैपिटा इनकम यानी कि एक प्रति प्राणी क्या इनकम कमाता है, उसको निकालने के लिए हम टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वी कैन कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। मूविंग फॉरवर्ड टू डोमेस्टिक इनकम, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई इनकम, और प्रोड्यूस करने वाला कोई भी हो सकता है। और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन एंड निकालते हैं, यानी कि प्रोडक्शन की वजह से जितनी भी इनकम हुई है वो ही हम डोमेस्टिक या फिर नेशनल इनकम में निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन द क्यू वी हैव प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम स्टूडेंट्स वो इनकम होती है जिसमें और भी सोर्सेस से इनकम ऐड करते हैं हम नेशनल इनकम के अंतर्गत, यानी कि इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज को अगर हम ऐड कर दें नेशनल इनकम के अंतर्गत तो हमें ये इनकम मिल जाती है। बाकी सोर्सेज से इनकम ऐड करने के अलावा हमने यहाँ पर प्लस टीआई और माइनस एसपी करना है। अब ये टीआई क्या है? टी फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, देन वी हैव एस फॉर सोशल सिक्योरिटीज एंड टी फॉर प्रॉफिट एंड सरप्लस ऑफ public undertakings, right? So we have to do this calculation to calculate private income. So private income can be calculated with the help of national income. हमने क्या करना है? प्लस टीआई माइनस एसपी। अब पर्सनल इनकम निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमने नेशनल इनकम में प्लस टीआई माइनस एसपी कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगी? प्राइवेट इनकम, करेक्ट है। ऐसे तो हमें प्राइवेट इनकम मिली थी ना, अब प्राइवेट इनकम में हमने प्रॉफिट टैक्सेस डिडक्ट कर देने हैं, यानी हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो डिडक्ट कर देने हैं, सॉरी प्रॉफिट टैक्सेस डिडक्ट कर देने हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी? पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम में फर्दर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड कर देंगे डायरेक्ट टैक्सेस के साथ साथ, तो हमें क्या मिल जाएगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। ये जो इनकम्स है मैंने आपको जिस तरीके से बताई मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देती हूँ। यहाँ पर हमने नेशनल इनकम निकाला। नेशनल इनकम किससे निकलती है मैम? प्रोडक्शन की वजह से जो भी इनकम होती है वो होती है नेशनल इनकम, ठीक है। अब नेशनल इनकम में माय डियर स्टूडेंट्स हमें दो एडिशंस करने हैं, जैसे मैंने प्लस टीआई बोला था और मैंने माइनस एसपी बोला था, ठीक है। प्लस टीआई माइनस एसपी ट्रांसफर पेमेंट, ऐसी पेमेंट जो रिसिपिएंट कॉन्सेप्ट होती है, जो यूं ही रिसीव हो जाती है, ऐसी पेमेंट्स को हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट्स को, इंटरेस्ट को, ये सारी चीजों को हम प्लस और माइनस करते हैं, तो हमें कौन सी इनकम मिल जाती है? प्राइवेट इनकम, ठीक है। प्राइवेट इनकम में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि प्रॉफिट टैक्सेस माइनस करते हैं, तो हमें मिल जाती है कौन सी इनकम? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में माय डियर स्टूडेंट्स हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो खर्चा करने के लिए रेडी, ठीक है। आई बात समझ में? तो खर्चा करने के लिए रेडी है मतलब हम इससे खर्चा कर सकते हैं, हम सारे नेसेसरी एडजस्टमेंट टैक्सेस वगैरह पे कर चुके हैं। नाउ व्हाटएवर अदर्स आपकी हर महीने की जो भी इनकम आएगी उसमें आप क्या करेंगे? अपनी जो भी टैक्सेस हैं, जो भी बनते हैं वो आप दे देंगे, और टैक्सेस देने के बाद आप अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हैं अपनी इनकम का, ठीक है। तो दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आप इस इनकम का क्या करते हैं? हम खर्चा करते हैं या बचत करते हैं, तो आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को कह सकते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स आल्सो, ठीक है। चले, तो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2, वी आर डन विद नेशनल इनकम। नेक्स्ट इन द क्यू हम स्टार्ट करेंगे यूनियन बजट।